एक नई यात्रा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलन मस्क की जिंदगी और उनके करियर के बारे में, एक ऐसी शख्सियत जो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। हम उनके जीवन की गहरी छानबीन करेंगे ताकि आप जान सके कि क्या कारण थे जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाए। इस कहानी को समझने के लिए हम उनकी जीवनी एलन मस्क रिस्किंग इट ऑल से कुछ महत्वपूर्ण अंशों का उपयोग करेंगे। एलन मस्क का जीवन सिर्फ उनके नाम और काम तक सीमित नहीं है। उनकी जड़ों में गहरी कहानी छिपी हुई है और यह कहानी उनकी साउथ अफ्रीकी जड़ों से शुरू होती है। 1970 के दशक की बात करें तो एलन मस्क 5 साल के थे जब वो प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में एक सफेद उपनगर में पले बढ़े। बड़े बड़े बगीचों और सीमित टेलीविजन वाले इस क्षेत्र में उनका बचपन था। दुनिया के बाकी हिस्सों से वे थोड़े दूर थे, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर ही वहां के हालात बहुत अलग थे। एक ओर जहां श्वेतों के लिए शरण थी, वहीं दूसरी ओर रंगभेद नीति के खिलाफ उठ खड़ी हुई जन विद्रोह की आवाजें थी। एलन के बचपन में एक विशेष बात थी, उनका तेज दिमाग। वो किताबों के बहुत शौकीन थे, खासकर साइंस फिक्शन और फैंटेसी के। यही उनकी दूरदृष्टि और भविष्य की सोच को आकार दे रहा था। और फिर आया वह पल जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा। वो था कॉमोडोर विक बी। बस उसी पल से उनका टेक्नोलॉजी के प्रति जुनून बढ़ गया। उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की और इस तरह से उनके भीतर की तकनीकी समझ और दुनिया को बदलने की इच्छा पनपने लगी। अब बात करते हैं उनके परिवार की, जिनका उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। उनके नाना नानी जोशुआ और वाई हलमन दोनों ही अपने समय के नायक थे। जोशुआ एक चिरोप्रैक्टर थे जिन्होंने उस समय के कड़े कानूनों के बावजूद अपनी विधि को फैलाए। उन्होंने कई बार कड़ी आलोचना और बंदीगियों का सामना किया, लेकिन कभी अपनी जिद से पीछे नहीं हटे। उनकी पत्नी जोशुआ की तरह एक अद्भुत महिला थी, जिन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा की कमी के बावजूद खुद को पढ़ाया और चिरोप्रैक्टिक की दिशा में अपना नाम बनाए। यही जोशुआ और वाई की साहसिकता और नई सोच एलन के भीतर भी समाई। लेकिन हर कहानी में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, और एलन के जीवन में भी ये थे। उनके माता पिता मैं और एरोल मस्क का वैवाहिक जीवन बहुत ही कठिन था। मैं ने इसे 9 साल का नरक कहा। एरोल के बारे में आरोप थे कि वो एक नियंत्रक और शब्दों से उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति थे। मैं का दावा था कि एरोल ने उनके जीवन के सबसे नाजुक समय में उन्हें शादी के लिए मजबूर किया था। यह रिश्ता और जटिल होता गया और उनके व्यक्तिगत जीवन की गहरी परतें धीरे धीरे सामने आने लगी। एलन के जीवन के इस हिस्से में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के मुश्किल समय से ही संघर्ष करना सीखा। उनके परिवार की संघर्षों से भरी कहानियां और उनकी खुद की कठिनाइयां ने उन्हें वह जज्बा दिया जो आज हम एलन मस्क के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों ने एरोल को समझदार तो बताया, लेकिन उनके अंदर की कुछ कमियां भी उजागर की। यही वो क्लासिक स्थिति है जिसे हम हाई आईक्यू लो ईक्यू कहते हैं। और फिर आता है एरोल की एमल्ड माइन का किस्सा, जो हमेशा चर्चा का विषय रहा है। इसका अस्तित्व और एलन की शुरुआती सफलता में इसका योगदान आज भी रहस्य बना हुआ है। इन सब मुश्किलों के बावजूद एलन की प्रतिभा शुरुआत से ही साफ नजर आने लगी थी। वह गणित और विज्ञान में अव्वल रहे और उनके प्रतिस्पर्धी स्वभाव को उनके दोस्त डैनी वारिक के साथ देखा गया। एक दिलचस्प कहानी भी है, जब एलन ने यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया। वह बाकी छात्रों से काफी छोटे थे, फिर भी उन्होंने A+ स्कोर किया। इस बात से उनकी स्वाभाविक प्रतिभा और महत्वाकांक्षा का पता चलता है, जैसे वह पहले ही एक अलग ही लेवल पर काम कर रहे थे। लेकिन 1980 के दशक में साउथ अफ्रीका में रंगभेद की नीति के बीच एलन के लिए स्थिति और भी जटिल हो गई। इस समय में सफेद लड़कों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा एक सच्चाई बन चुकी थी और सरकार अपने दुश्मन मानने वालों के खिलाफ सख्त रणनीति अपना रही थी। एलन जैसे युवा के लिए, जो रंगभेद नीति के कड़े विरोधी थे, यह एक नैतिक दुविधा का कारण था। एलन ने सैन्य सेवा से बचने का जोखिम भरा फैसला लिया, जो गंभीर परिणाम भी ला सकता था। यह उनका मजबूत नैतिक रुख और एकजुटता को दर्शाता है। यह स्थिति उनकी मजबूत सोच को दर्शाती है कि कैसे उन्होंने कम उम्र में ही खुद को स्थापित करने का फैसला किया।
इसके बाद उन्होंने कनाडा जाने से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेटोरिया में दाखिला लिया, जो एक रणनीतिक कदम था। उनकी कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट में शानदार अंक हासिल करना उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ। कनाडा उनके लिए स्वतंत्रता और अवसर का प्रतीक बनकर आए। यहाँ उन्होंने अपनी संसाधनशीलता को परखा। वह अपनी कमर कसकर हर काम करने के लिए तैयार थे। कभी वह एक फार्म पर काम करते तो कभी लकड़ी काटने वाले श्रमिक के रूप में। इसके अलावा एक लंबर मिल बॉयलर रूम की सफाई भी की। यह अनुभव चाहे जितना विचित्र लगता हो, उन्होंने इन सभी कामों से अपनी मेहनत और समस्या हल करने की क्षमता को बढ़ाए। यह उनके लिए एक वास्तविक दुनिया का बूट कैंप था, जो उन्हें उद्यमिता के लिए तैयार कर रहा था। फिर जैसे ही वह सिलिकॉन वैली पहुंचे, वहां इंटरनेट क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। यह वक्त था और वह पहुंच गए थे उस जगह जो उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बेहतरीन उर्वरक साबित हो सकती थी। उन्होंने जिप2 नामक अपनी पहली इंटरनेट कंपनी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था स्थानीय व्यवसायों को ऑनलाइन ग्राहकों से जोड़ना। उस समय यह कितना क्रांतिकारी था, इसे समझ पाना मुश्किल था। एलन ने इंटरनेट की क्षमता को पहचाना, जो व्यवसायों के संचालन के तरीके को बदलने में मदद कर सकता था। और फिर उन्होंने निवेशकों से फंडिंग जुटाई और जल्दी ही वेंचर कैपिटलिस्टों के साथ साझेदारी की। हालांकि यह सफर भी आसान नहीं था। जैसे हर संस्थापक को होता है, उन्हें भी पसीने बहाने पड़े, खासकर नए सीईओ के साथ। यह अनुभव उन्हें यह सिखाने का था कि अपनी कंपनी पर नियंत्रण खोना कितना कठिन हो सकता है और यह कि विजन को बनाए रखना कितना जरूरी है। जिप2 को $300 मिलियन में बेचकर एलन मस्क ने 27 साल की उम्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। इसने उनकी क्षमताओं को साबित किया और उन्हें वह वित्तीय स्वतंत्रता दी, जिससे वह और भी बड़े सपनों को पूरा कर सके। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने उनकी संकल्प को मजबूत किया कि अब से वह अपनी शर्तों पर काम करेंगे। एक बार सफलता का स्वाद चखने के बाद वह और भी ज्यादा चाहते थे और वह किसी को भी अपनी राह तय करने की अनुमति नहीं देने वाले थे। अब हम यहाँ तक रुके हैं, लेकिन अगले भाग में हम एलन मस्क के पेपाल, टेस्ला में इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में उनके साहसी कदम और फिर उनके और भी बड़े सपने के बारे में बात करेंगे, जिसमें वह मानवता को एक बहुप्रतिष्ठित प्रजाति बनाने का सपना देख रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है। जिप2 बेचने के बाद उनके पास मिलियन थे, लेकिन उनका जुनून था कुछ बड़ा करने का। रिटायरमेंट तो उनके लिए एक विकल्प ही नहीं था। वह आराम से अपनी दौलत का मजा ले सकते थे, लेकिन एलन मस्क ऐसा नहीं करते। उनका मानना था कि तकनीक इंसानियत की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती है, और उनका अगला कदम शायद अंतरिक्ष यात्रा से थोड़ा कम ग्लैमरस था, लेकिन उतना ही प्रभावशाली। उन्होंने X.com की से स्थापना की, जो बाद में पेपाल बन गया। आजकल यह बात असंभव लग सकती है, लेकिन उस समय ऑनलाइन पैसे भेजना और प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया थी। और फिर से एलन मस्क ने अपनी विघटनकारी सोच का परिचय दिया, यहाँ तक कि ऑनलाइन पेमेंट जैसी साधारण सी चीज को भी पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने इसे तेज, सुरक्षित और अधिक सुलभ बनाने का तरीका निकाला, जो किसी भी इंटरनेट कनेक्शन वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। इसका उपभोक्ताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि लेनदेन बहुत आसान हो गया और शुल्क भी घट गए। लेकिन जिप2 की तरह यहाँ भी आंतरिक संघर्षों और सत्ता की लड़ाइयाँ थी। इस बार उनका सामना हुआ पीटर थियल से, जो सिलिकॉन वैली के एक और भारी भरकम व्यक्ति थे। दोनों के विचार अलग थे और यह टाइटन्स की लड़ाई बन गई। X.com और कॉन्फिनिटी का विलय, जो पेपाल का पेरेंट कंपनी था, यह आवश्यकता से हुआ। दोनों कंपनियां ईबे पर अपना दबदबा बनाने के लिए पैसे खर्च कर रही थी और एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रही थी। इस विलय ने ऑनलाइन पेमेंट स्पेस में एक मजबूत खिलाड़ी को जन्म दिया, जिसने आज के पेपाल की नींव रखी। यह दिलचस्प है कि पेपाल नाम शुरुआत में चुना नहीं गया था। X.com को थोड़ा अनिश्चित और उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक नहीं माना गया, इसलिए एक आसान और दोस्ताना नाम की ओर रुख किया गया। यह एक अच्छा अनुस्मारक है कि यहाँ तक कि सबसे सफल कंपनियां भी समय के साथ खुद को बदलती है, बाजार के अनुसार अनुकूलित होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कारों की। यह एक और क्षेत्र है
जहां मस्क का दृष्टिकोण गहरा प्रभाव छोड़ चुका है। 2000 के दशक के शुरुआत में, जब इलेक्ट्रिक वाहन मुख्यधारा में नहीं थे, यह एक बहुत ही छोटी बाजार था। उस समय एक व्यावसायिक रूप से सफल उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कार का विचार लगभग अविश्वसनीय था। लेकिन एलन मस्क के लिए यह एक अनिवार्यता थी। उन्होंने महसूस किया कि हमें जीवाश्म ईंधन से दूर जाना होगा, और साथ ही वह इस तकनीकी चुनौती को अपनाने के लिए भी आकर्षित हुए। उनका मानना था कि इलेक्ट्रिक कारें न सिर्फ पर्यावरण के लिए अनुकूल हो सकती है, बल्कि गैस से चलने वाली कारों को हर पहलू में पीछे छोड़ सकती है। लेकिन उन्होंने टेस्ला की शुरुआत नहीं की थी, सही नहीं, टेस्ला की स्थापना मार्टिन एर्ड और उनके साथी ने की थी। मार्क तारपेनिंग और 2 इंजीनियरों ने मिलकर एलन मस्क के इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जुनून को समझा और एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार का प्रोटोटाइप तैयार किया, जिसे T0 कहा गया। यही वह कार थी जिसने एलन मस्क का ध्यान खींचा। उन्होंने देखा कि इसमें काफी संभावना थी और मस्क की पहचान के अनुसार, बिना देर किए, उन्होंने इसमें लाखों डॉलर का निवेश किया और बोर्ड के चेयरमैन बन गए। लेकिन उनके पास एक और बड़ा विजन था, न बिल्कुल, उनका उद्देश्य सिर्फ एक बेहतर कार बनाना नहीं था। वह एक पूरा नया ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहते थे, जो परिवहन प्रणाली को क्रांतिकारी रूप से बदल सके और दुनिया को जीवाश्म ईंधन से बाहर निकाल सके। यह तो काफी महत्वाकांक्षी था, लेकिन मस्क का उद्देश्य कभी भी छोटा नहीं होता। इस विजन का एक अहम हिस्सा था बैटरी। टेस्ला ने एक मजबूत और स्केलेबल बैटरी सिस्टम विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया, और मस्क ने इस पर निवेश किया। उन्होंने समझा कि बैटरी इलेक्ट्रिक कार का दिल होती है, और इस तकनीकी चुनौती को हल करना बहुत जरूरी था। लेकिन मस्क ने एक और बड़ा कदम उठाया ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के संक्रमण को तेज किया जा सके। उन्होंने टेस्ला के पेटेंट्स को खोल दिया। उन्होंने अन्य कार निर्माताओं को अपनी तकनीक का उपयोग करने की अनुमति दी। यह एक व्यापारिक दृष्टिकोण से उल्टा कदम था, क्योंकि आपने अपने रेसियो को संभावित प्रतिस्पर्धियों के साथ साझा किया, लेकिन मस्क ने इसे एक बड़े उद्देश्य के लिए किया, इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। यह एक साहसी दाव था, और इसने उद्योग को हिला कर रख दिया। लेकिन टेस्ला की यात्रा हमेशा आसान नहीं रही। उत्पादन में देरी, सुरक्षा चिंताएं, यहाँ तक कि कुछ बहुत ही सार्वजनिक विवाद भी आए। याद है उस ब्रिटिश गुफा गोताखोर का मामला जिसने मस्क की थाई गुफा बचाव में भागीदारी पर आलोचना की थी। यह दिखाता है कि भले ही हम किसी को भी विजनरी मान ले, वह भी गलतियां कर सकते हैं, और प्रगति की राह कभी सीधी नहीं होती। फिर भी इन सभी बाधाओं के बावजूद यह नकारा नहीं किया जा सकता कि टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों को मुख्यधारा में लाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी कारें न केवल प्रदर्शन, डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है, बल्कि उन्होंने उपभोक्ताओं के बीच इलेक्ट्रिक कारों को एक आकर्षक और प्रतिष्ठित प्रतीक बना दिया। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मस्क के सबसे साहसी कदम की ओर बढ़ने वाले हैं, स्पेसएक्स। यह अविश्वसनीय है कि एक निजी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन की चुनौती को ले सकती है, जो पहले केवल सरकारों और राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों का क्षेत्र था। यह तो जैसे विज्ञान कथा जैसी बात लगती है, लेकिन यही वह बात है जो एलन मस्क को इतना आकर्षक बनाती है। वह कभी भी असंभव लगने वाली चुनौतियों से नहीं घबराता। 2001 की बात कर रहे हैं, और वह रूसियों से अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इन वार्ताओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका लक्ष्य इन मिसाइलों का इस्तेमाल अपनी अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए करना था, जिसका अंतिम उद्देश्य मानवता को बहुप्रतिष्ठित प्रजाति बनाना था। वह दृढ़ विश्वास रखते थे कि अंतरिक्ष अन्वेषण ठहर चुका है, और इसे एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। अंतरिक्ष यात्रा की लागत को नाटकीय रूप से घटाना, नए वैज्ञानिक खोजों के लिए नए रास्ते खोलना और मानवता का विस्तार करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने शानदार इंजीनियरों की एक टीम बनाई और रॉकेट्स बनाने का काम शुरू किया। स्पेसएक्स के पहले दिनों में काफी कोशिशें और गलतियां हुई, कई असफलताएं भी थी, यहाँ तक कि कुछ विस्फोट भी हुए, लेकिन मस्क का दृढ़ विश्वास ही था जिसने कंपनी को चलाए रखा। उनका पहला रॉकेट फाल्कन 1 3 बार असफल हुआ, 3 बार। अंत 2008 में फाल्कन 1 ने कक्षा में प्रवेश किया, और यह कंपनी के लिए एक बहुत ही तनावपूर्ण पल था।
लेकिन इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि मस्क का दृष्टिकोण काम कर सकता है और यह स्पेसएक्स के लिए एक मील का पत्थर बन गया। इसने उन्हें अंतरिक्ष उद्योग में एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अधिक शक्तिशाली रॉकेट्स विकसित किए, फाल्कन 9 और स्टारशिप, जिसे मंगल मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कभी असंभव माना जाता था, लॉन्च के बाद रॉकेट्स को वापस पृथ्वी पर लैंड किया। रॉकेट की पुनः उपयोगिता एक गेम चेंजर साबित हुई, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत में कमी आई। यह मस्क के नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का प्रमाण था। स्पेसएक्स ने नासा के साथ साझेदारी भी की ताकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो और अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा सके, जो आज के अंतरिक्ष अन्वेषण युग में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह सोचकर हैरान होना स्वाभाविक है कि स्पेसएक्स अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है आधुनिक अंतरिक्ष दौर का, और ये स्थापित सरकारी एजेंसियों के साथ काम कर रहा है। लेकिन मस्क ने कभी अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। मानवता को मंगल तक भेजने का सपना अब भी जिंदा है, और इसने एक नई पीढ़ी के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का सपना फिर से जीवित कर दिया है। वे सीमाओं को पार कर रहे हैं और स्पेसएक्स सितारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। स्पेसएक्स के सितारों की ओर बढ़ने के साथ मस्क ने पृथ्वी पर कुछ बहुत ही धरातलीय समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि ट्रैफिक जाम। और यही वह पल है जब हम बोरिंग कंपनी की बात करते हैं, जो मस्क की एक नई वेंचर है जिसका उद्देश्य सुरंगें खोदना है। यह मंगल पर लोग भेजने से एक थोड़ा अजीब सा प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन मस्क इसे एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। उनका मानना है कि सुरंगों के माध्यम से शहरी परिवहन क्रांतिकारी रूप से बदल सकता है और ट्रैफिक जाम को सुलझाया जा सकता है। यह सिर्फ सुरंगें खोदने की बात नहीं है, बल्कि यह शहरों में हमारे घूमने फिरने के तरीके को फिर से कल्पना करने की बात है। उनका विजन है कि एक नेटवर्क हो जो भूमिगत सुरंगों के माध्यम से वाहनों को तेज गति से चलने का अवसर दे, जिससे सतही ट्रैफिक से बचा जा सके। और जैसे एलन मस्क होते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा को परखने के लिए स्पेसएक्स के पार्किंग लॉट में एक सुरंग खोदी। यह योजना से अधिक क्रियावादी कदम था, जो उनकी कार्यवाही की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बोरिंग कंपनी ने आलोचनाओं और कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने भी प्रगति की है। उन्होंने टेस्ट सुरंगों का निर्माण किया है और वास्तविक दुनिया के प्रोजेक्ट्स के लिए अनुबंध प्राप्त किए हैं। यह स्पष्ट है कि वे जो कर रहे हैं उसमें वास्तविक रुचि है, और यह देखना बाकी है कि मस्क इस परिवहन क्रांति को साकार कर सकते हैं या नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से चीजों को हिला रहे हैं, हमेशा की तरह। सीमाओं को आगे बढ़ाने की बात करें तो हम न्यूरालिंक को नहीं भूल सकते, जो उनका मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी है। यह कंपनी विशेष रूप से आकर्षक है, शायद उनकी सभी वेंचर्स में सबसे भविष्यवादी। न्यूरालिंक में ऐसे इम्प्लांटेबल डिवाइस विकसित किए जा रहे हैं जो मानव मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। यह तो जैसे विज्ञान कथा जैसा है। इसका मतलब क्या होगा अगर हम अपने दिमाग को मशीनों के साथ मिला ले? यह एक गहरी सवाल है जिसे हमें इस तकनीकी विकास के साथ सुलझाना होगा। मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है, और न्यूरालिंक दरअसल उनके इस चुनौती का समाधान है। उनका मानना है कि अगर हम अपने दिमाग को एआई के साथ मिला ले, तो हम तकनीकी विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि तकनीक हमेशा इंसान के नियंत्रण में रहे। यह एक साहसी दृष्टिकोण है जो उत्तेजना और घबराहट दोनों को जन्म देता है। यही है एलन मस्क की सोच। एलोन मस्क बड़े जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए महत्वाकांक्षी उपायों का सामना कर रहे हैं, जो पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं, और वह इसे सब कुछ करते हुए सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने संदेश को बढ़ावा देते हैं। उनकी ट्वीट्स अब किंवदंती बन चुकी है, जो बाजारों को हिला सकती है और वैश्विक बातचीत को जन्म दे सकती है। यह उनकी क्षमता को दर्शाता है कि वह लोगों से जुड़ने और आधुनिक संचार उपकरणों का उपयोग करने में कितने सक्षम है। लेकिन जैसा कि किसी भी प्रभावशाली शख्सियत के साथ होता है, उनके आलोचक भी है। टेस्ला के ऑटोपायलट तकनीक की सुरक्षा, उनके वेंचर्स के पर्यावरणीय प्रभाव और कर्मचारियों के शोषण की संभावनाएं,
ये सभी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रगति के उनके रिलेंटलेस प्रयासों में यह आलोचनाएं जरूरी है, क्योंकि यह हमें उस पर विचार करने का अवसर देती है कि इन नवाचारों के नैतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, खासकर जब यह इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हो। यह याद दिलाता है कि प्रगति अक्सर एक कीमत के साथ आती है और हमें अनजाने में होने वाली नकारात्मक प्रभावों के बारे में सचेत रहना होगा। तो इस स्थिति में एलोन मस्क हमें कहां छोड़ते हैं? वह एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्ति है, एक दूरदर्शी नेता जो प्रशंसा और संदेह दोनों उत्पन्न करते हैं, एक तकनीकी दिग्गज जिन्होंने 21वीं सदी पर अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन साथ ही एक इंसान भी जिसमें हमारी तरह कुछ कमजोरियां और दोष है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि प्रगति कभी भी रैखिक नहीं होती और नहीं यह बिना किसी चुनौती के आती है। यहां तक कि सबसे ब्रिलियंट दिमाग भी ठोकर खा सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, एलोन मस्क एक ऐसी ताकत है जिनका मुकाबला करना आसान नहीं है। उनके महत्वाकांक्षी प्रयास हमें आने वाले वर्षों में भी मोहित और चुनौती देंगे। दक्षिण अफ्रीका में उनके बचपन से लेकर सिलिकॉन वैली को जीतने, ऑटो उद्योग को बदलने और सितारों तक पहुंचने तक, यह आदमी रुकने का नाम नहीं लेता। मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वह उनका निरंतरता। वह एक समस्या ढूंढते हैं जो अधिकांश लोग सोचते भी नहीं और फिर उसे हल करने का फैसला करते हैं। यह सिर्फ एक छोटा सुधार नहीं, बल्कि एक पूरी नई शुरुआत होती है। वह गैस कार को थोड़ा बेहतर बनाना नहीं चाहते, वह गैस कारों को अप्रचलित बनाना चाहते हैं। यह सोच ही है जो उन्हें अलग करती है, एक साथ विशाल दृष्टिकोण और इंजीनियरिंग की गहरी समझ। वह छोटी से छोटी बातों में भी रुचि रखते हैं और साथ ही साथ सबसे बड़े चित्र में भी सहज होते हैं। यह गुण बहुत कम लोगों में होते हैं और वह अद्वितीय, प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि एक अनुयायी की तरह। लोग उनकी ऊर्जा और महत्वाकांक्षा की ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन हमें दूसरी ओर भी देखना चाहिए। आलोचक यह मानते हैं कि वह ज्यादा वादा करते हैं, कम देते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कभी कभी कठोर हो जाते हैं। वे कर्मचारियों और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता जताते हैं और नैतिक सवाल उठाते हैं कि कितनी विध्वंसकता नवाचार के नाम पर स्वीकार्य है। कब महत्वाकांक्षा लापरवाही में बदल जाती है? यह एक ऐसा बहस है जिसे खुद मस्क भी शामिल करते हैं। वह जानते हैं आलोचनाएं, लेकिन उनका मानना है कि मानवता को तेजी से बढ़ना चाहिए, बड़े जोखिम उठाने चाहिए, खासकर जलवायु परिवर्तन और एआई जैसे खतरों के संदर्भ में। जैसे एक आधुनिक प्रोमेथियस जो देवताओं से अग्नि चुराता है, भले ही जलने का जोखिम हो, लेकिन क्या हम उस अग्नि में उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन नकारात्मक परिणामों को स्वीकार करेंगे? यही है जो उन्हें इतना विवादास्पद बनाता है। आप उनके पक्ष में होते हैं या आप उन्हें एक प्रदर्शनकर्ता मानते हैं, कोई मध्य मार्ग नहीं। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस तकनीकी युग में क्या हासिल कर सकते हैं और किस कीमत पर। यह विचारशील समय है जहां हमें अपने दृष्टिकोण को चुनौती देने का अवसर मिलता है। क्या हम बदलाव को अपनाएंगे और उसके जोखिमों को स्वीकार करेंगे, या फिर पुरानी और जानी पहचानी चीजों में रुककर पीछे रह जाएंगे? यह हमें याद दिलाता है कि भविष्य अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, वह अभी तैयार हो रहा है, ऐसे लोगों के माध्यम से जैसे एलोन मस्क, चाहे वह अच्छे तरीके से हो या बुरे तरीके से। यह हम सभी के लिए एक कार्रवाई का आह्वान है। सूचित रहें, इन चर्चाओं में शामिल हो, अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती दे और तय करें कि हमें किस तरह का भविष्य चाहिए। हम सभी का इसमें एक रोल है और मस्क जैसे व्यक्तित्वों को समझना हमें इस जटिल दुनिया को नेविगेट करने में मदद करता है। जैसा कि उन्होंने दिखाया है, एक व्यक्ति भी फर्क डाल सकता है। चाहे आप उन्हें सराहते हो या सवाल करते हो, उनका प्रभाव नकारात्मक नहीं हो सकता। यह हमारे गहरे विश्लेषण का अंत है। उम्मीद है कि आपको यह रोचक लगा होगा। आगे भी नए रास्तों की खोज करते रहें, सवाल करते रहें और अपनी समझ की सीमाओं को चुनौती देते रहे। यही तो असली बात है।